हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि इस संस्थान के द्वारा जीएस का बैच प्रारंभ है, आरओ के लिए बैच प्रारंभ है, टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का भी बैच प्रारंभ है, चल रहा है। उसी संदर्भ में हम आज आपसे चर्चा करेंगे कि टीजीटी पीजीटी में जो इतिहास का बैच चल रहा है उस पर हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं। पाषाण काल में हम लोगों ने पूरा पाषाण काल का अध्ययन किया और मध्य पाषाण काल का अध्ययन किया। आज की जो हमारी क्लास है वो हम नव पाषाण काल पे केंद्रित होगी। आज हम आपको नव पाषाण काल के बताएंगे, नव पाषाण काल के बारे में आपको बताएंगे, समझाएंगे। कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट करिए और देखिए क्या नाम है। नव पाषाण काल में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, नव पाषाण काल को क्यों नव पाषाणी क्रांति की संज्ञा दी जाती है, इन्हीं सब बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला बात तो ये जान लीजिए कि नव पाषाण काल का समय क्या है। तो वैश्विक स्तर पर यदि हम देखें, वैश्विक स्तर पर जो नव पाषाण काल का समय है वह 10,000 ईसा पूर्व के आसपास है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। वैश्विक स्तर पर नव पाषाण काल का जो प्रारंभ होता है मित्रों, वह 10,000 ईसा पूर्व के आसपास होता है। लेकिन भारत के संदर्भ में यदि देखा जाए तो इसका जो प्रारंभ है वह 7,000 ईसा पूर्व के आसपास होने लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि मध्य पाषाण काल की जब समाप्ति होती है उसी के बाद से भारत में यह मान लिया जाता है कि आगे मध्य पाषाण काल के बाद का जो समय है वह नव पाषाण काल है। नव पाषाण काल क्यों है इसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, इस पर ध्यान दीजिएगा। नव पाषाण या नियोलिथिक शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग जॉन लुबाक ने, एक पुरातत्ववेत्ता हैं जॉन लुबाक, इन्होंने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। नवपाषाण जो शब्द है भाई, इन्होंने जो विभाजन हुआ पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, तो बच्चों जो विभाजन हुआ है ये जो संस्कृति है इसकी कुछ ना कुछ विशेषता रही होगी ना। पूरा पाषाण काल की कुछ अलग विशेषता रही होगी, मध्य पाषाण काल की कुछ अलग विशेषता रही होगी, नव पाषाण काल की कुछ अलग विशेषता रही होगी। कैसे मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की अवस्था में पहुंचता है, इसीलिए इन कालों का विभाजन किया गया है हथियारों की विशेषताओं के आधार पर। दूसरा जो कारण है हथियारों की विशेषताओं के आधार पर है। आप देखेंगे पूरा पाषाण काल का जो हथियार है चापर है, चॉपिंग है, पेबल है। मध्य पाषाण काल का जो हथियार है उसमें आप देखेंगे अधिक संख्या माइक्रोलिथ की है, छोटे छोटे हथियारों की है। नव पाषाण काल में आप देखेंगे इसमें जो अधिक संख्या होगी वो कुल्हाड़ियों की हो जाएगी, बसूली का प्रयोग होगा, कुल्हाड़ियों का प्रयोग होगा, हथौड़े का प्रयोग होगा। और इसी में आप देखेंगे पहली बार मानव अग्नि का प्रयोग करेगा, कच्चे मांस को पकाएगा, कच्चे बर्तन को पका के पक्का करेगा। तो यही सब जो विशेषताएं हैं, यही सब विशेषताएं के आधार पे इस काल को नवपाषाणिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। और नवपाषाणिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? एक इतिहासकार हैं, इतिहासकार गार्डन चाइल्ड हैं, उन्होंने इसके लिए नवपाषाणिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया है। ठीक, तो जॉन लुबाक की ये पुस्तक है प्री हिस्टोरिक टाइम्स, इसमें सबसे पहली बार नवपाषाण काल का प्रयोग हुआ है। देखिए, भारत में जो नवपाषाणिक उपकरण है, भारत में जो नवपाषाणिक उपकरण है वो सबसे पहले एक पुरातत्ववेत्ता है एच.एम. कृष्ण है। एच.एम. कृष्ण को कर्नाटक के लिंगसुगूर से मिला था। कर्नाटक का एक स्थल है मित्रों, लिंगसुगूर, बार बार इसको इसलिए कह रहे हैं पूछा जाता है। 1842 ईस्वी में लिंगसुगूर से इनको नवपाषाणिक एक उपकरण मिला था। कुल्हाड़ी थी, कुल्हाड़ी की प्राप्त किए थे। देखिए, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत में पहला जो नवपाषाणिक उपकरण है वह कर्नाटक के लिंगसुगूर से मिला था। उसको किसको मिला था? एक पुरातत्ववेत्ता है एच.एम. कृष्णा को। कब मिला था? 1842। ठीक, याद कर लीजिएगा तिथि। देखिए, अगला उत्तर प्रदेश में जो प्रथम नवपाषाणिक उपकरण मिलता है वो भी एक पुरातत्ववेत्ता है ले मसूरिये। ले मसूरिये को उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाणिक उपकरण मिलते हैं। तो देखिए फैक्ट है,
पहली बार नौपाषाण शब्द का प्रयोग किसने किया, किस पुस्तक में हुआ, पहला नौपाषाणिक उपकरण भारत में कहाँ मिला। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहला नौपाषाणिक उपकरण कहाँ मिला, और भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी तिथि क्या है, विश्व के परिप्रेक्ष्य में इसकी तिथि क्या है। ये 5-6 फैक्ट आपके सामने आ गया। अगला देखिए नौ, जैसे हम आपको बताए कि पूरा पाषाण काल में हैंड एक्स, चापर, चॉपिंग टेबल मिला अधिक संख्या में। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ मिलते हैं, छोटे हथियार मिलते हैं, छोटे जानवरों का शिकार करना है। अब देखिए संस्कृति, क्योंकि देखिए पूरा पाषाण काल का मानव कृषि से परिचित नहीं था। मध्य पाषाण काल का मानव जब मध्य पाषाण काल का अंतिम चरण होता है उसमें थोड़ा सा कृषि से परिचित होता है लेकिन नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो गई थी। तो कृषि की शुरुआत हुई थी तो कृषि में कुल्हाड़ी का प्रयोग होगा, कुल्हाड़ी जैसे उपकरणों का प्रयोग होगा, और उस कुल्हाड़ी की सहायता से वो लोग अपने मांस वगैरह इत्यादि काटेंगे और उससे अपने मकान इत्यादि बनाएंगे। तो देखिए नवपाषाणिक उपकरणों में जो सर्वाधिक संख्या है वह कुल्हाड़ियों की है। कुल्हाड़ी का उपयोग ज्यादा होगा, नवपाषाण काल में कुल्हाड़ी का उपयोग ज्यादा होगा, इसलिए देखिए सर्वाधिक संख्या में नवपाषाण काल में कुल्हाड़ी मिल रहा है। कुल्हाड़ी का उपयोग वो अपने कार्यों में करेंगे, मकान बनाने में करेंगे, मांस इत्यादि को काटने में करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कुल्हाड़ी पत्थर की है, लोहे की खोज अभी नहीं हुई है। लोहे की खोज कब होती है, उत्तर वैदिक काल में। तो हमेशा ध्यान में ये रखिएगा कुल्हाड़ी अधिक संख्या में मिला है। आगे के जो हथियार हैं, बसुला है, छेनी है, हथौड़े हैं, सब पत्थर के बने हुए हैं। ठीक, अगला फैक्ट देखिए इस काल का जो मानव है, इस समय कृषि एवं पशुपालन का प्रारंभ होता है। वैसे पशुपालन के साथ आपको बताए थे कि मध्य पाषाण काल में हमको मिल गए साक्ष्य मिलते हैं। एक बागोर एक स्थान है, एक आदमगढ़ स्थान है, वहां से पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं। नवपाषाण काल में व्यापक पैमाने पे होने लगा। तो इसी संदर्भ में कृषि का प्रारंभ हम मान सकते हैं पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हो गया था, लेकिन पशुपालन अधिक संख्या में किया गया नवपाषाण काल में। अगला पालिशदार पाषाण उपकरणों का प्रयोग हुआ, जो पत्थर थे, पालिशदार पत्थर थे। मिट्टी के बर्तनों का निर्माण हुआ। देखिए चाक का आविष्कार हो चुका था। जब चाक का आविष्कार जब हो चुका था, इसी चाक की सहायता से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। तो नवपाषाण काल का जो मानव है मिट्टी के बर्तन का उपयोग करने लगता है। दूसरी बात, अग्नि से परिचित हो गया था। तो मिट्टी के जो बर्तन बनते थे, वो कच्चे जो बर्तन होते थे उसको वो क्या करते थे, आग में पका देते थे। तो उनको जो बर्तन होते थे मजबूत और अस्थायी हो जाते थे। तो चाक का आविष्कार, मिट्टी के बर्तन का निर्माण, कृषि एवं पशुपालन का प्रारंभ, पालिशदार पाषाण उपकरणों का उपयोग, यह सब नवपाषाण काल की एक विशेषता है। ध्यान दीजिएगा कि कृषि कार्य नवपाषाण काल में बेटा जो कृषि कार्य होता है वह मानव सभ्यता के इतिहास में एक क्रांति ला देता है। नवपाषाण काल के पहले का जो मानव था वह खाद्य संग्राहक की अवस्था में था। अब जो नवपाषाण काल का मानव है वह खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पूरा पाषाण काल का मानव और मध्य पाषाण काल का मानव खाद्य का संग्रह करेगा, लेकिन नवपाषाण काल का मानव खाद्य का उत्पादन करेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। देखिए इस संस्कृति, नवपाषाणी संस्कृति के स्थल कहाँ से मिले हैं, इसका विस्तार क्षेत्र क्या था, हम उन्हीं स्थलों पर चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और उससे आपको अधिक से अधिक प्रश्न मिलेंगे। देखिए पहला, भारतीय उपमहाद्वीप में यदि हम पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो क्योंकि उसमें भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो एक स्थल मेहरगढ़ है, बड़ा महत्वपूर्ण है। मेहरगढ़ से महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ से नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के प्रमाण मिलते हैं। तो नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के प्रमाण मिलते हैं। इस समय वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। 7000 ईसा पूर्व
नवपाषाण का इसकी जो तिथि है वो 7000 ईसा पूर्व की है। यहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं, हंसिये के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हंसिये का प्रमाण, अस्थायी जीवन का प्रमाण, हड्डी की सुई के प्रमाण, भैंस के प्रमाण, बकरी के प्रमाण, भेड़ के प्रमाण। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, भैंस का प्राचीनतम उल्लेख, बकरी का प्राचीनतम प्रमाण, भेड़ का प्राचीनतम प्रमाण, हड्डी की सुई के साक्ष्य, हंसिये का साक्ष्य कहां से मिलता है? वह मेहरगढ़ से मिलता है। ठीक, अगला देखिए, यदि भारत हम अपने इस समय जब विभाजित भारतीय महाद्वीप की बात करेंगे, भारत में जाएंगे तो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र माने कश्मीर, कश्मीर का 2 स्थान बड़ा प्रसिद्ध है, परीक्षा में खूब प्रश्न पूछा जाता है। एक बुर्ज होम है और एक गुफा कराल है। देखिए इसकी भी थोड़ी हम लोग चर्चा कर लें। देखिए बुर्ज होम का जो उत्खनन कार्य हुआ है वह डी टेरा एवं पीटरसन ने किया है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता परीक्षाओं में कि बुर्ज होम का उत्खनन किसने कराया था, तो बुर्ज होम का उत्खनन डी टेरा एवं पीटरसन ने कराया था। अब देखिए यहाँ से क्या क्या मिलते हैं, तो बुर्ज होम से गढ़ आवास के साक्ष्य मिलेंगे, गड्ढों वाले घरों, गढ़ आवास माने गड्ढों वाले घरों के साक्ष्य मिलेंगे। मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण है, परीक्षा पूछा जाता है, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने के प्रमाण, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिलते हैं कहां से? बुर्ज होम से। इसका मतलब यह है कि अब पशुओं को, जानवरों को मनुष्य पालना सीख गया था, क्योंकि जहां पर मनुष्य को दफनाया गया है उसी के बगल में कुत्ते को भी दफना दिया गया है। तो इसका मतलब जो कुत्ता था वो पालतू पशुओं में वो लोकप्रिय होने लगा था, तो मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के प्रमाण मिले। ठीक, अगला जो फैक्ट है इसी के बगल में एक स्थान जम्मू कश्मीर में एक और है, गुफ कराल। देखिए पूछा आता है, इसका मतलब ही होता है कुम्हार की गुफा। दूसरा फैक्ट है, यहाँ से बेटा सिलबट्टे के प्रमाण मिले। सिलबट्टा समझ रहा है ना, उसका मकान, उसका उपयोग घरों में होता है, मसाला वगैरह पीसने में महिलाएं रखती हैं। सिलबट्टे के प्रमाण मिलते हैं, हड्डी की सुई के प्रमाण मिलते हैं। इसका मतलब जो नवपाषाण काल का मानव है वह अब सिलाई से भी परिचित हो गया था, चीजों को सिलता था। तो हड्डी की सुई के प्रमाण, सिलबट्टे के प्रमाण। आप अपने और आएंगे, बिहार में भी एक चिराग नामक स्थान है, यहाँ से भी मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र है चिराग, चिराग से भी नवपाषाणिक अनेक उपकरण मिलते हैं। उसमें मुख्य है हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण। चिराग से हड्डी के उपकरण और सींग निर्मित उपकरण मिलते हैं। यहीं से बांस बल्ली की सहायता से मकान बनाने के भी प्रमाण मिलते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बांस बल्ली का उपयोग भी मानव करने लगा था। आपको बताए हैं कि सर्वाधिक संख्या में कुल्हाड़ी का प्रयोग होता था और बांस बल्लियों को इन्हीं कुल्हाड़ी की सहायता से काटा जाता था, और जिसका प्रयोग वो लोग मकान बनाने में करते थे। ठीक, अगर आप अपने विंध्य क्षेत्र में जब आएंगे तो विंध्य क्षेत्र में का जो क्षेत्र है प्रयागराज के बेलन नदी के आसपास का वो क्षेत्र है, उसमें कोल्लिहवा है, महगड़ा है, पंचो है, चोपनी मांडो है। तो विंध्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थल है, ध्यान दीजिएगा। कोल्लिहवा बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है, इसलिए महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि यहां से नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, लौह काल की संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं। पाषाण मतलब नवपाषाण संस्कृति के प्रमाण, ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण और लौहकालीन संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। अगली बात, कोल्लिहवा और परीक्षा प्रश्न पूछा जाता है, चावल एवं जले धान के प्रमाण मिलते हैं। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य है, पहले कोल्लिहवा को माना जाता था, बाद में जब लहुरा देव की खोज हुई है तो और वो पुराना हो गया है। तो लहुरा देव के बाद कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है, जो चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य है, वह कोल्लिहवा को माना जाता है। तो विंध्य क्षेत्र में कोल्लिहवा हो गया, महगड़ा हो गया, पंचो हो गया और चोपनी मांडो हो गया। तो देखिए चोपनी मांडो से भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि बच्चों चोपनी मांडो से मधुमक्खी के प्रमाण मिलते हैं। तो उत्तरी क्षेत्र में बुर्ज होम को फकराल हो गया, मध्य गंगा घाटी में भी वो चिराग हो गया, विंध्य क्षेत्र में
कुल्लीवा हो गया, महागड़ा हो गया, पंचो हो गया, चोपनी मांडो हो गया। इन स्थानों से क्या क्या मिला है, क्या क्या विशेषता। अब हम दक्षिण भारत में जब जाएंगे तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु का एक स्थान है पय्यमपल्ली, वहां से भी नौपाषाणी उपकरण मिले हैं। उसमें मुख्य क्या है, पालिशदार कुल्हाड़ी के साक्ष्य हैं, पालिशदार पत्थरों के साक्ष्य हैं, कुल्हाड़ियों के साक्ष्य मिला है, हड्डी के उपकरण मिले हैं और चित्रकारी सबसे महत्वपूर्ण है, चित्रकारी का प्रमाण मिला है, कुंभकारी का प्रमाण मिला है। महत्वपूर्ण है, याद लीजिए। पय्यमपल्ली इसलिए महत्वपूर्ण है कि पालिशदार पत्थर के प्रमाण मिले हैं, कुल्हाड़ी के प्रमाण मिले हैं, चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं और सबसे महत्वपूर्ण चना के प्रमाण, मूंग के प्रमाण, ये सारे प्रमाण पय्यमपल्ली से मिलते हैं। तो दक्षिण भारत में जो पय्यमपल्ली है वह महत्वपूर्ण नौपाषाणी का स्थल है। पय्यमपल्ली के अलावा संगनकल्लू, उतनूर, यह सब भी महत्वपूर्ण नौपाषाणी का स्थल है। तो हम आज आपसे नवपाषाण काल के बारे में चर्चा किए। नवपाषाण काल के हमने आपको बताया कि नवपाषाण काल की तिथि क्या है, इस शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, भारत में नवपाषाणिक उपकरण कहाँ से मिला, उत्तर प्रदेश में नवपाषाणिक उपकरण कहाँ से मिला, नवपाषाण काल का भी भौगोलिक विभाजन कहाँ है, उत्तर दक्षिण क्षेत्र में, मध्य गंगा घाटी में कहाँ से मिला है, महत्वपूर्ण सामग्रियां वहां से क्या क्या मिली हैं और क्यों नवपाषाण काल को नवपाषाणिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। तो यही जान लीजिए, कृषि का प्रयोग, कृषि, पशुपालन, बर्तन बनाने की तकनीक, वस्त्रों की सिलाई की तकनीक, पहिए का आविष्कार और अग्नि का प्रयोग, यही सब जो विशेषताएं हैं, यही सब विशेषताओं के आधार पे गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को नवपाषाणिक क्रांति की संज्ञा देते हैं। तो नवपाषाण काल का आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अगले क्लास में हम आपको ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।